नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदार। पत्थरबाजों के पेमेंट मास्टर्स को जेल कब भेजा जाए, यह सवाल आज इसलिए क्योंकि टेरर फंडिंग के खिलाफ जब एनआईए ने एक्शन लिया तो अलगाववादी नेताओं ने हाथ मिला, गिरोह बना लिया। एनआईए के एक्शन से परेशान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने आज श्रीनगर में सैयद अली शाह गिलानी के घर पर देश विरोधी बैठक करने की कोशिश की, लेकिन इस बैठक के पहले सैयद अली शाह गिलानी और मीरवाइज उमर फारूक को नजरबंद कर दिया गया। यासीन मलिक को गिरफ्तार करके थाने ले जाया गया। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि देश के खिलाफ खुलेआम गद्दारी करने वाले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं पर सिर्फ एक्शन का दिखावा क्यों होता है? क्यों इन्हें इनकी असली जगह यानी जेल नहीं भेजा जा रहा? एक तरफ हम आतंक के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी बांदीपुरा में सीआरपीएफ के कैंप पर हमला करने की फिराक में 4 आतंकवादी मार गिराए गए। लेकिन कश्मीरी नौजवानों के हाथों में बंदूक और पत्थर थमाने वाले अलगाववादियों के खिलाफ आर पार की लड़ाई क्यों शुरू नहीं हो रही? सवाल यह भी है कि अलगाववादियों पर एक्शन में अब तक हमारे राजनीतिक दलों में एक राय क्यों नहीं बन पाई? एक तरफ सरकार अलगाववादियों से बातचीत से इनकार करती है, दूसरी तरफ मणिशंकर अय्यर और यशवंत सिन्हा जैसे बड़े नेता बातचीत के लिए अलगाववादियों के घर पहुंच जाते हैं। आज ताल ठोक के पूछेंगे, अलगाववादियों को जेल कब भेजा जाएगा, उनके खिलाफ आर पार की लड़ाई कब शुरू होगी और देश हित में पाकिस्तानी दलालों के खिलाफ राजनीतिक दल कब एकजुट होंगे? जो किसी सरकार को हिम्मत नहीं हो करने के लिए, क्योंकि वो डरते थे कहीं यूनाइटेड नेशन में उठेगा, कहीं विदेशों में आवाज़ उठेगी, तो वो बहुत डरते थे बाहर के लोगों से। हम लोग तो स्वदेशी लोग हैं, तो हमें तो चिंता नहीं। इंट्रैगेशन और इन्वेस्टिगेशन के नाम पर अगर हुकूमत हिंदुस्तान को ये लगता है कि दिल्ली में जेलों में बंद करके इस तहरीक को अब ख़त्म किया जा सकता है, तो उससे पहले भी 1990 में वो हमने कई साल गुजारे हैं दिल्ली के जेलों में, आगरा के जेलों में। टेररिज्म कश्मीर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। शायद ये साफ आएगा सामने, एनआईए जब फिगर्स अपनी देगी कि कितना बड़ा है, तो हम लोग शायद चौंक जाएंगे। कश्मीर में शांति आनी चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और जो काम इन्होंने अब किया है इनको पहले करना चाहिए था। इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए, इसको सख्ती से देखना चाहिए, इसमें जो भी इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। राष्ट्रीय जांच एजेंसियों के पास पिछले कई समय से जिस प्रकार के साक्ष्य आ रहे थे कि सीमा पार से किस प्रकार से हुर्रियत के कुछ नेताओं को समर्थन और पैसा प्राप्त हो रहा है, जिसे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में प्रयोग किया जा रहा, तो उसके अनुसार वे एक स्वतंत्र निष्पक्ष जांच एजेंसी के रूप में वह अपना काम दक्षता के साथ कर रहे हैं। राजनीतिक उद्देश्यों के लिए या एक माहौल बनाने के लिए या एक ऐसा मैसेज देने के लिए कि सब कुछ गलत हो रहा है, मैं समझता हूं कि ऐसा अगर होता है तो नहीं होना चाहिए। तो हमारा हमेशा से यही स्टैंड है कि पॉलिटिकली इस मसले को सुलझाना है। अब मसल्स एक्सटेंड करना, दबाव से या इस तरह का माहौल बनाना, ये कोई तरीका नहीं है इस मसले को हल करने के लिए। अभी सरकार ने फैसला कर लिया है कि उनको कोई भी ढील नहीं दी जाएगी और सख्ती से उनके साथ में निपटा जाएगा। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या आतंक की फंडिंग के खिलाफ एक्शन से अलगाववादी एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं? दूसरा सवाल, पत्थरबाजों के पेमेंट मास्टर को जेल में कब बंद किया जाएगा? और ताल ठोक के आज का तीसरा सवाल, अलगाववादियों के खिलाफ राजनीतिक दल एक आवाज में बात क्यों नहीं करते? तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। हमारे साथ के श्रीनिवासन साहब हैं, जो कि बीएसएफ के रिटायर्ड आईजी हैं। कश्मीर में कई साल तक उन्होंने काम किया है। स्टूडियो में हमारे साथ आज हैं। स्वागत है के श्रीनिवासन साहब आपका स्टूडियो में। संबित पात्रा हमारे साथ होंगे, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। प्रेमचंद मिश्रा हमारे साथ होंगे, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बीडी मिश्रा हमारे साथ होंगे, वो रक्षा विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अजय चुरुंगू हमारे साथ होंगे, पनू कश्मीर संगठन के चेयरमैन हैं, कश्मीरी पंडित हैं और कश्मीरी पंडितों के हक के लिए आवाज उठाते रहे हैं। और इनामुल नबी हमारे साथ होंगे, वो प्रवक्ता हैं, अवामी इत्तेहाद पार्टी के पत्रकार भी रह चुके हैं। सबसे पहले संबित पात्रा, मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? अगर आ रही है
तो अलगाववादियों पर एनआईए के छापे भले ही पड़ रहे हैं, लेकिन जब वो एनआईए के खिलाफ, देश के खिलाफ एक बैठक खुले तौर पे आयोजित करते हैं, बुलाते हैं, उनको गिरफ्तार करने में डर क्यों लगता है? देखिए रोहित जी, आपने भी ये माना है और आपने बिल्कुल रिपोर्ट के आधार पर दिखाया है कि जो काम इतने वर्षों तक नहीं हो पाया था वो काम इस सरकार ने किया है। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि सेपरेटिस्ट के ऊपर इस प्रकार से हाथ डाला जाएगा, उनके घर में रेड भी होगा। और आप देखिए एनआईए ने जो हुर्रियत लीडर्स हैं और जो ये अलगाववादी हैं उनके घरों में रेड किया, वहां से पाकिस्तान के लेटर हेड भी बरामद किए हैं, वहां से पैसे भी बरामद हुए हैं। तो एक तरह से जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं क्या ये कभी जेल जाएंगे, ये जरूर जेल जाएंगे और इसी का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। आपको मैंने पिछले वाले शो में भी कहा था कि इसी विषय को लेकर जब एक पीआईएल डाला गया था फंडिंग ऑफ द सेपरेटिस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जरूर इस पे सरकार काम कर सकती है, मगर साक्ष्य के साथ एविडेंसेस को सामने रखना पड़ेगा, तभी जाके हम मानेंगे। तो स्वाभाविक है जेल जाने से पहले भारत की न्याय प्रक्रिया ये पाकिस्तान की न्याय प्रक्रिया नहीं है। जैसे कुलभूषण जाधव को गलत एविडेंस के आधार पर, कोई एविडेंस नहीं होने के आधार पर उन्होंने जेल में डाला, यहां साक्ष्य के आधार पर पूरे पुरजोर तरीके से होमवर्क करने के बाद भारत की सरकार काम करती है। ये साक्ष्य इकट्ठा करने का काम, और साक्ष्य इकट्ठा भी हुआ है। आप एक बिल्कुल इत्मीनान रखिए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा ये मजबूर नहीं, ये मजबूत सरकार है। आप देखिएगा जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने की कोशिश की थी उनका घर एक ही जगह है, वह है जेल के अंदर चक्की पीसना। बहुत इन्होंने लोगों को परेशान किया है, अब इनकी बारी है परेशान होने का। प्रेमचंद मिश्रा, घर में नजरबंद कहते हैं और कहते हैं कि जेल में चक्की पीसने की इनकी जगह है। अगर जेल में चक्की पीसने की ही जगह थी तो उनको जेल में होना चाहिए था, घर में नजरबंद नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। पिछले 2-2.5 वर्षों से आप देखेंगे तो कश्मीर में हालत डिटोरिएट की है, और जो आज कदम रस्मी तौर पे भी अगर इन्होंने उठाया है, इसे उठाने में इतना इनको विलंब क्यों लगा? 3 साल से आपकी सरकार है और आपको अच्छा खासा मैंडेट मिला हुआ है। तो कश्मीर अगर अशांत है, वहाँ समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, हमारे सैनिकों के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, पत्थरबाजी की घटनाएं में बढ़ोतरी हो गई है, और हम हाथ पर हाथ धर कर बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर जो अलगाववादी हैं, जिनके टेरर फंडिंग होते हैं, जिनके बाहर के मुल्कों से, हमारे दुश्मन मुल्कों से संबंध है, और अगर आपके पास इसके साक्ष्य हैं तो इतना विलंब क्यों हुआ? इन पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तो कांग्रेस का स्पष्ट मानना है, राष्ट्रहित में, देश हित में, जहां भी लगे कि अगर हमारे खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ, हमारे देश की सीमाओं के अंदर या देश की सीमा के बाहर से कोई साजिश हो रही है, उसमें यहाँ के लोग शामिल हैं, तो सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ऐसी कार्रवाई का समर्थन करेगी और अपना सहयोग देगी। लेकिन सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाना और एक तरह से आप आई वॉश करने की अगर कोशिश अभी भी जारी है, तो मैं समझता हूँ इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। सच्चाई है कश्मीर में अशांति बढ़ी है, सच्चाई है हमारे सिविलियन, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की जान माल के नुकसान में बढ़ोतरी हो गई है, और हम कह रहे हैं कि हम एक मजबूत सरकार है, कहने से काम नहीं चलेगा। ठीक सर, 1.5 मिनट हो गया। उम्मीद है आपको याद है नियम कि 1.5 मिनट मिलता है पहले सवाल के जवाब में, उसके बाद आवाज़ खुद ब खुद बंद हो जाती है। डॉक्टर अजय जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। संबित पात्रा कह रहे हैं कि पिछले 50 साल में पहली बार है अलगाववादियों पर इस तरीके की सख्त कार्रवाई हो रही है। प्रेमचंद मिश्रा कह रहे हैं कि 2.5 साल में पहली बार इन्होंने आंख खोली है। 2.5 साल से लोग सो रहे थे, कश्मीर के हालात बिगड़ने का इंतजार कर रहे थे। मैं इन दोनों के तथ्यों की रोशनी में आपसे पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है 50 साल में कार्रवाई हुई थी या 2.5 साल में कार्रवाई हो रही है? देखिए, जहाँ तक कश्मीर में हालात का ताल्लुक है, इसकी एक कंटिन्यूटी है। वहाँ पे एक अलगाववादी और विघटनकारी तंत्र बना है, जो भी अलगाववादियों का अपना मंसूबा है उसके तहत भी बनाया गया, और जो उन्होंने हमारी आंतरिक व्यवस्था का प्रयोग किया, हमारे राजनीतिक तंत्र का प्रयोग किया, गवर्नमेंट का प्रयोग किया, ये बहुत समय से चल रहा है। इसलिए ये कंटिन्यूटी है। अगर भाजपा सरकार नहीं भी होती तब भी, कांग्रेस की अगर सरकार होती तब भी ऐसी ही घटनाएं घटती, क्योंकि ये तंत्र एक खास दिशा में काम कर रहा है।
और उस दिशा, जब तक ना आप उस तंत्र के जो मूलभूत उसके जो सपोर्ट स्ट्रक्चर्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, उनको आप डिसरप्ट नहीं करोगे, उनको आप रोकोगे नहीं, तो इसकी दिशा ऐसी ही होती। इसलिए इस बात से मैं एग्री नहीं करता हूं कि हालात अगर भाजपा नहीं होती तो बिगड़ते नहीं, हालात बिगड़ते, क्योंकि एक प्रोसेस थी जिस प्रोसेस को कोई डिसरप्ट नहीं कर रहा। अब हमको लग रहा है कि थोड़ा बहुत सेंस आ रही है, हम अलगाववादियों के जो इंटरनल सपोर्ट स्ट्रक्चर हैं उनको कहीं पे डिसरप्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब इतना ही देखना है, क्या ये एक सिर्फ पॉलिटिकल मैनूवर है, क्या आप एक सिर्फ ताश का पत्ता दिखा रहे हो, उनको बोल रहे हो कि हमको थोड़ा बहुत शांति दे दो, या आप मूलभूत स्तर पे व्यवस्था को नए सिरे से ठीक करना चाहते हो, ये देखने वाली बात है। मैं समझता हूँ कि हवाला के तंत्र पे जो ये सर 1.5 मिनट हो गया, मैं वापस आता हूँ आपके पास। बी डी मिश्रा साहब, आपको लगता है कि जो हो रहा है वो आई वॉश है, या फिर वाकई अब की बार सरकार कोई डिसिसिव काम करना चाहती है, खासतौर पे अलगाववादियों के मामले में जिस तरह की कार्रवाई? सबसे पहली बात तो ये है कि अलगाववादियों के खिलाफ जब से इनका इस्टेब्लिशमेंट हुर्रियत का शुरू हुआ है, पहली बार कोई इनके एक्शन खिलाफ हुआ है। इनके सिंपथाइज़र के सर्चेज हुए हैं, NIA एक्टिव हुई है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक्टिव हुई है, और कंट्री में सोनीपत से लेकर के दिल्ली से लेकर के तमाम जगहों पर छापे पड़े हैं। मैं समझता हूं कि अगर ये आई वॉश है तो रियलिटी क्या होगी, फिर तो ये खुदा बता सकता है। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि दिस गवर्नमेंट नाउ मीन्स बिजनेस, और ये पूरा देश चाहता है, 125 करोड़ जनता चाहती है, और जितने भी हुर्रियत के लोग हैं इनका जब जो मनी लॉन्ड्रिंग का सर्किट है, जब ये डिसरप्ट होगा, जब यहाँ पर ये इनका फ्यूज उड़ेगा, तभी ये कंट्रोल हो सकता है। क्योंकि सब चीज़ें पाकिस्तान की मनी और जो वहाँ पर एक बार्टर ट्रेड हो रहा है उसमें अंडर वाइसिंग, अंडर प्राइसिंग, उससे जो मनी आ रही है, ये जब ख़त्म होगा तभी ये जाके सुधरेगा। ये राइट स्टेप है, इफेक्टिव स्टेप है, एंड गवर्नमेंट मीन्स बिजनेस। मैं तो एडमायर करता हूँ, कॉम्प्लीमेंट करता हूँ आज के दिन की, आज के डेट की सेंट्रल लीडरशिप की, क्योंकि ये पहली बार कदम उठाए, इफेक्टिव है, एंड ऑल सोल्जर्स, जितने भी इंडियन आर्मी के लोग हैं, मैं एक फौजी हूँ, जितने भी इंडियन आर्मी के लोग हैं इसको एडमायर कर रहे हैं। ठीक है सर, 1.5 मिनट हो गया। श्रीनिवासन साहब, मैं इनामुल नबी के पास जाऊँ उसके पहले आपसे कमेंट चाहता हूँ, क्या ऐसे ही काम होना चाहिए कि आप देश के खिलाफ मीटिंग कर रहे हो तो भी आपको घर में नज़रबंद किया जाए, बजाय इसके कि उठा के जेल में डाल देते? या जो संबित पात्रा कह रहे हैं आप उससे सहमत हैं कि स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, थोड़ा समय दीजिए? अलगाववाद जो भी चलता है 3 चीज़ें के ऊपर चलता है, मॉरल सपोर्ट, मटेरियल सपोर्ट। मटेरियल सपोर्ट में वेपन्स और मनी। आज तक हम कंट्रोल कर सका है, मॉरल सपोर्ट बंद करवा दिया उनको हर फॉर्म में, मटेरियल सपोर्ट यानी वेपन को बंद करवा दिया, लेकिन फाइनेंस जो सोर्स है उनका ऑक्सीजन है वो बंद नहीं कर पाया। जो आज कदम उठाए अभी, ये शायद पहले भी हम ले सकते थे ये कदम, तब तो मिलिटेंसी का कंट्रोल कर सकते थे पूरी तरह। वो जो अभी लिया है ये बहुत अच्छा कदम है, और इससे आपको काफ़ी फर्क पड़ेगा। यू विल सी द डिफरेंस, काफ़ी एग्जैक्ट डिफरेंस देख सकते हैं आप इसको। दूसरी बात, आम जनता कश्मीरी, मेरा जो तजुर्बा है, अमन चाहता है। मैं कई लोगों से बात किया, मैं 1975 से वहाँ देखा हूँ, 1999 में देखा हूँ, सभी कोई नहीं चाहता कि झगड़ा, लेकिन जो करने वाला है ये बहुत ही कम परसेंटेज है। मेरे हिसाब से 15% से भी ज़्यादा नहीं है जो कश्मीरी में जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, उसमें शायद 5% वाला ये लोग चाहते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डू नॉट वांट वायलेंस, ये लोग करते हैं, उसके लिए फाइनेंस है। सो जो भी कदम उठाया होता है उसको अच्छा, इसको अच्छी तरह प्रोसेस करना चाहिए। अभी तो हम व्हाट वी आर रियली डूइंग इज नाउ द टिप ऑफ द आइसबर्ग, इससे और पीछे और भी बहुत आना है। बहुत ही अच्छा इसमें कदम है। इनामुल नबी, डर गए हुर्रियत के लोग, इसलिए आज एक साथ मिलके हाथ मिला के नया मोर्चा निकालने की तैयारी थी? मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये रेड, जब ये इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, खुद ब खुद पता चलेगा क्या ये कोई चीज़ वहाँ से ठोस निकल के आई है या फिर ये टाइम बाइंग प्रोसेस था। तो हम ये मानते हैं कि ये सारे जो मूव्स है
नई दिल्ली की तरफ से ये कश्मीरियों को एक सरेंडर कराने की कोशिश है, ताकि ये कश्मीरी लोग सरेंडर करें, ये जो अपने हक जो ये राइट्स अपने मांगते हैं उसको सरेंडर करें। वो नई दिल्ली की गलती है। एक सेकंड, वो 1.5 मिनट पूरा कर लें, उसके बाद आप इंटरप्ट कर लीजिएगा। आपने किसी आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना, पूरा कीजिए नाम, पूरा कीजिए। नई दिल्ली को भी ये पता होना चाहिए कि जो जितने भी ये लीडर्स हैं, इनकी वजह से ये मूवमेंट नहीं है, बल्कि मूवमेंट की वजह से ये सारे लीडर्स हैं। कल को अगर ये सारे लीडर्स सरेंडर भी करते हैं या इसके साथ मूवमेंट के साथ नहीं भी चलते, तब भी ये मूवमेंट जारी रहेगी। कश्मीरी ने न कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ना वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे साथ वादा किया था कि हम आपको रायशुमारी का मौका देंगे, कश्मीरी लोग हमेशा वही दोहराते हैं। आप तो अलगाव जी ये गलत कह रहे हो। ठीक है, पूरा गलत कह रहे हो सर। हमें एनआईए पर पूरी उम्मीद है। एनआईए ने बहुत अच्छी तरीके से लियाकत के केस को भी इन्वेस्टिगेट किया था, और फिर दिल्ली पुलिस के जितने भी एलिगेशन थे वो उसमें खत्म हुए। हम चाहते हैं कि एनआईए इसी तरह मास रेप जो यहाँ पर फौज के जरिए हुए उनका भी इन्वेस्टिगेशन हो, कस्टोडियल डिसअपीयरेंसेस की इन्वेस्टिगेशन हो, कस्टोडियल किलिंग्स की इन्वेस्टिगेशन हो, जो हम पर नहते बच्चों पर बात रखने की कोशिश की। आंसर करना चाहता हूं। नामुल नबी, जुबान लटपटा जाती है जब आदमी कहानी करने की कोशिश करता है। आपकी जुबान भी लटपटा गई उसी तरीके से, ऐसा लगता है। आप अपनी बात जब तक रख रहे थे, जब तक आप सुन मैंने तो रोका ही नहीं सर। मैं तो लगातार कहता रहा कि ये बात पूरी कर लें, 1.5 मिनट इनके पास है। उस 1.5 मिनट में आपने आखिर में इतनी तेजी क्यों दिखाई, मुझे समझ में नहीं आया। प्रेमचंद मिश्रा, आपने देखा कि हुर्रियत के नेता, अलगाववादी सारे एक घर पे इकट्ठे हो जाते हैं जब उनके गले पे हाथ पड़ता है। हमारी राजनीतिक पार्टी एकजुट नहीं हो पाती सर जब देश के खिलाफ ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने की बात आती है। बातों में तो हम कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन मणिशंकर अय्यर को घर भेज देते हैं कि जाओ चाय पी के आओ, हालचाल ले आओ। पहले भी ऐसे मौके आए हैं जब राष्ट्रहित की बात होती है तो राजनीतिक दलों में एक सामंजस्य और अंडरस्टैंडिंग तो बनती ही रही है। और मैं समझता हूं अगर सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं उनकी जवाबदेही ज़्यादा होती है कि आप विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेकर यदि आप चर्चा करें राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मसलों पर, इंटरनल सिक्योरिटी जैसे मसलों पर, या इवन नक्सली हिंसा को लेकर कि आखिर ये परिस्थितियां क्यों बिगड़ रही हैं, आप विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे। कब विपक्ष ने कहा कि हम राष्ट्रीय हितों पर आपको सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं? तो क्या इससे पहले ये सब 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल पहले आप चले जाएं? विपक्ष फ्यूल कर रहा है सर इन चीजों को। आप कह रहे हैं विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते इसलिए हो रहा है कि जब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या दूसरे विपक्षी पार्टियों में सत्ता में कांग्रेस रही है तो विपक्षी पार्टियों ने भी सपोर्ट किया है। और कई ऐसे मौके आए हैं जब राष्ट्रीय हितों पर हम विपक्ष में रहे, हमने सत्ता पक्ष को सपोर्ट किया है। लेकिन अगर आप कुछ करना ही नहीं चाहेंगे, आप सिर्फ बातें बनाएंगे या चीज़ों का बिगड़ने दे रहे हैं या चीज़ों को लेकर आप एक सांप्रदायिक एजेंडा के तहत उससे आप फायदा उठाना चाहते हैं तो ये नहीं चलेगा। आप ये बताइए कौन सा ऐसा इशू था जब हमने सरकार को मदद नहीं किया, जब सरकार ने मदद मांगी हो राष्ट्रीय हितों पर? नेवर। कभी सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई, कभी आपने ये नहीं कहा कि कश्मीर की हालत बिगड़ रहे हैं, बताइए क्या करना है। आपकी कई कश्मीर को लेकर कोई पॉलिसी ही नहीं रही। स्थिति जब डिटोरिएट हो गया है, चीज़ें बिगड़ गई हैं, हाथ से बाहर सब सामान चला गया है, तब आप एक नया कुछ न कुछ कर रहे हैं। ये देर से किए हैं, करिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ इनको सख्त कदम उठाने चाहिए। कांग्रेस पार्टी कर दिए होते इतने साल करेगी, इससे पीछे आपकी सरकार थी सर, उससे पहले आप ही लोग कर दिए होते तो शायद इनको मौका नहीं पड़ता। आप लोग तो इंदिरा अब्दुल्ला अकॉर्ड करके आ गए थे सरकार चलाने के लिए कश्मीर में, संबित पात्रा जी जिसको आज तक कश्मीरी लोग गाली देते हैं। संबित पात्रा जी कह रहे थे कि उन्हीं नामुल नबी को अभी बोलने दूं तो वो आपको इंदिरा अब्दुल्ला अकॉर्ड याद दिलाएंगे सर। संबित पात्रा बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए रोहित 10 सेकंड रोहित जी, देखिए पहली संबित जी कह रहे थे ना इन लोगों को कह रहे कि पहली बार हुआ है, पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई बार इन लोगों को पकड़ा गया है, जेलों में बंद किया गया है, नजरबंद किया गया है। आपने 3 साल में आपने कहीं नहीं कि बीजेपी ने पहली बार सर शेख अब्दुल्ला का नाम लीजिए ना सर, शेख अब्दुल्ला का नाम तो लीजिए। उसके लिए तो आपको पानी बनती है अपनी कि हमने शेख अब्दुल्ला को बंद कर दिया था। और फिर ये भी बताइएगा निकाला किसने था और क्यों था और किन शर्तों पर था और फिर उसके बाद क्या किया था। क्या हुआ? अपनी बात बोलिए, उसके बाद मिश्रा जी आपके पास वापस इतिहास की बातें हैं और सर इतिहास से ही तो सब हो रहा है आज। इतिहास नहीं, फैक्ट है। प्लीज संबित पात्रा बोलिए, फिर बीडी मिश्रा जी आप बोलिएगा। संबित पात्रा बोलिए। मैं बोल सकता हूँ जी, बोलिए। हाँ, धन्यवाद। देखिए पहली बात है, आपने अगर ध्यान से सुना होगा कि हमारे मित्र प्रेमचंद मिश्रा जी ने जो पूरा अपना वक्तव्य अभी रखा, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता के आधार पर देश में माहौल बिगाड़ना चाहती है।
मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, इस पूरे प्रकरण में जहां हम एनआईए का रेड हुर्रियत के यहाँ डिसाइड कर रहे हैं, इसमें सांप्रदायिकता कहाँ आती है? ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश सदैव रही है, बाइनरी बनाने का, कि जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है वो अब इसको इससे मत जोड़िए है। मेरा कहने का अभिप्राय ये नहीं था, यही आप बेचने का प्रयास करती है। इसे मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपका ठीक है, आप इसको आप एक्सप्लेन करिएगा, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, सजेस्ट कर रहा हूं। तो स्वाभाविक है ये एक ऐसा नैरेटिव बनाने का प्रयास कांग्रेस बार बार करता है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, अभी प्रेमचंद मिश्रा जी ने कहा हम तो आपके साथ हैं, आप बोलिए तो सही, कोऑपरेशन के लिए बोलिए तो सही, हम सब कोऑपरेट कर, ऐसे बोल रहे हैं जैसे पर्दे के पीछे कोऑपरेशन करने के लिए खड़े हैं। मैं आपको एक वाकया 4 दिन पहले का देता हूं, जब मेजर लितुल गोगोई ने जीप में एक पत्थरबाज को बांधकर जिस प्रकार से लोगों को बचाया, उसके बाद पी चिदम्बरम ने क्या कहा? पी चिदम्बरम ने कहा ये बहुत निंदनीय है, ये बहुत भर्त्सनीय है, और आपको जान के तकलीफ होगी कि आज एक बड़े अखबार में 2 दिन पहले ये छपा कि भारत में जनरल डायर, हमारे आर्मी चीफ को जनरल डायर कहा गया, कि जनरल डायर मूवमेंट जो है वो भारत में आ गया है। ये जो पीसनिक्स हैं, जिसमें कांग्रेस के भी भिन्न भिन्न नेता और कांग्रेस की मेन विचारधारा शामिल है, कहीं ना कहीं ये सेपरेटिस्ट के साथ हॉबनॉबिंग में, ठीक है। देखिए आपको याद होगा जब मनीष शंकर अय्यर गए थे गिलानी के पास, बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं, आर्मी ने कैप्चर किया हुआ कश्मीर को, तो हंस रहे थे, हंस रहे थे। यही है, अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं, चिदम्बरम ने क्या बोला बता दीजिए। अच्छा रुकिए ना सर, रुकिए तो सही। चिदम्बरम ने क्या बोला, पॉइंट स्कोरिंग लग जाता है, बता दीजिए। आप लोग पॉइंट स्कोरिंग मत लगिए ना। संबित पात्रा फिर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, नहीं, आप कहेंगे हम मणिशंकर अय्यर की निजी राय थी, वो अपनी मर्जी से गए थे, वो कहेंगे यशवंत सिन्हा की निजी राय थी, वो अपनी मर्जी से गए थे। हम जैसे लोग हैं जो आप लोग को सोचते हैं कि वाकई आप लोग कुछ करना चाहते हैं, प्लीज सर, आप लोग कुल मिला के अपनी रोटियां सेकते हैं, अपने अपने आदमी भेज के पत्थर टटोलते हैं वहां पानी में फेंकवा के, और उसके बाद टीवी पे बैठ के पीठ थपथपाते हैं कि अपने हमने इतने साल ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। ये नहीं चलेगा। अगर यशवंत सिन्हा का मिलना तो मैं ये कहना चाहता हूँ, वो पार्टी मणिशंकर अय्यर के ऊपर उंगली नहीं उठा सकती है, जो खुद हुर्रियत के नेताओं से। सर मैं तो उठा सकता हूँ, मैं तो उठा सकता हूँ ना, मैं तो उठा सकता हूँ मिश्रा जी, और प्रेमचंद मिश्रा जी, मैं तो उठा सकता हूँ उंगली, बीडी मिश्रा तो उठा सकते हैं उंगली। कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पे वो नहीं गए थे, कांग्रेस पार्टी ने उनको नहीं भेजा था, कांग्रेस पार्टी ने उनको नहीं भेजा था, कैटेगरिकली से वो हमारे ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। मणिशंकर अय्यर को मत प्रोटेक्ट करिए, उन्होंने जाके इंडियन आर्मी के ऊपर ये गिलानी के घर में फंसे हैं, बोलने से काम नहीं ये इस पर शर्म आनी चाहिए। ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। आप मणिशंकर अय्यर को मत प्रोटेक्ट करिए, जो इंडियन आर्मी के ऊपर हंसते हैं, और किसके घर में हंसते हैं? जिसके यहाँ चाय पी रहे हैं गिलानी के। अगर बीजेपी शर्म की बात है, एंटी नेशनल मत प्रोटेक्ट करिए। मैं कहना यह चाहता हूँ कि जो ये जो नबी कह रहा है, ये जो नबी कह रहा है, इसका मैं ईमानुल नबी नहीं नाम लूंगा, क्योंकि इसमें ईमान है ही नहीं। मणिशंकर अय्यर ने गलत किया तो यशवंत सिन्हा ने भी गलत किया, क्या बोलना होगा? ईमानुल नबी को कवर फायर दे रहे हैं क्या आप? अब शांत हो जाइए, आपने अपनी बात कह दी। जितनी बार आपने मणिशंकर अय्यर और यशवंत सिन्हा का नाम लिया सर, उतनी बार से कम बार में अगर आप एक बार निंदा कर देते, कह देते कांग्रेस पार्टी ने रफा दफा कर दिया है मणिशंकर अय्यर को, बात ही खत्म हो जाती। आपको मणिशंकर अय्यर को बचाने के लिए यशवंत सिन्हा की आड़ लेनी पड़ रही है। देखिए ये स्थिति आपकी सर, प्लीज ओके। मणिशंकर अय्यर जितना रजिस्टर हो गई आपकी बात। मिश्रा जी अब आप इनामुल नबी को कवर फायर देना चाहते हैं तो आप फिर देते रहिए। मणिशंकर अय्यर को हमने नहीं भेजा, ओके, लेकिन यशवंत सिन्हा को भेजा। ठीक है सर, मुझे बात करने दीजिए। ठीक है सर, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी ले लेते, फिर उनको क्यों बख्श दिया आपने? सर मिश्रा जी आप बोले। ये जो ईमानुल नबी बोल रहा है, पहली बात तो इसके नाम में ईमान है, लेकिन इसके जुबान में कोई ईमान नहीं है। यह कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने प्रॉमिस किया था, इसको तारीख नहीं मालूम है। यूनाइटेड नेशंस में 1 जनवरी को जब सीज फायर 1949 हुआ था और यूनाइटेड नेशंस में गए थे, तो उसमें क्लॉज यह था
कि वहां पर पाकिस्तान की पूरी फोर्सेस हटाई जाएंगी। जितना महाराजा हरि सिंह का महाराजा हरि सिंह का स्टेट था, उसके बाद इंडिया कंफर्म करेगा कि फौजें हट गई हैं, फिर इंडिया सुपरवाइज करेगा, प्लेबिसिट होगा। और तुमको यह पता नहीं है, तुमको यह पता नहीं है क्योंकि आज पैदा हुए हो। हम उस जमाने के हैं और हमको पता है खून बॉयल करता है। पर भी वो कहना आप जैसी बातें कर रहे हो उस पर खून बॉयल करता है। तुम एंटी नेशनल हो, तुम एंटी नेशनल हो और तुम टेररिस्ट को सपोर्ट करते हो, इसमें एक दमनी का शक नहीं है। 125 करोड़ हिंदुस्तान की जनता अभी जान गई है नबी को। अभी नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि आप लोगों ने कश्मीर में क्या माहौल किया है, आपने क्या माहौल फैलाया है, क्या माहौल फैलाया है। यहाँ एयर कंडीशन में बैठ के कश्मीरी हो और वहाँ पर बगावत की बात कर रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है। एयर कंडीशन बैठे हो, तुम्हारे ऊपर कोई तुम्हारे ऊपर कौन सा अत्याचार हो रहा है। आपके इनामुल नबी इसका ईमान नहीं है। इनामुल नबी आपके पास आया क्या? मैंने आपसे सवाल पूछा क्या को क्यों बुलाते हैं? आपका नंबर आया क्या? जब आपका नंबर आएगा बोलिएगा, मैं आपको रोज बताता हूं सर, जितनी बार हम बुलाते हैं हर बार आपको बताता हूं कुछ नियम कायदे होते हैं सर। जब आपसे बात की जा रही हो, आपको डायरेक्ट सवाल किया जाए, मैं आपसे कहूंगा कि आप जवाब दीजिए, आपको वक्त मिलेगा। आप अपने को बताते हैं पत्रकार, पैरवी करते हैं आप आतंकवादियों और अलगाववादियों की, उसके बाद आप यहाँ टीवी पर भी पत्थर लेके बैठना चाहते हैं। सर प्लीज, ये कोई पैलेट चलाते, ये लाल चौक का चौराहा नहीं है सर। हाँ, मैं पैलेट चला दूंगा सर, मैं पैलेट चला दूंगा सर, बटन दबाऊंगा सिर्फ एक, आपकी आवाज बंद हो जाएगी, नाचते रहेगा फिर वहां पे। हाँ, और आपको क्या आता है? हाँ सर, हमको यही आता है। आप बैठिए चुपचाप, कर्फ्यू करना, बस चुपचाप बैठिए आप। आवाज बंद है आपकी, नहीं आवाज बंद है, आप चिल्लाते रहिए वहां से। सर बोलिए अपनी बात। अभी ये कहा गया कि मूवमेंट की वजह लीडर्स बने हैं। मैं तो ग्रास रूट की बात करता हूँ, जो मैं सबसे इंटरेक्ट किया है नुक्कड़ कॉर्नर ऑफ कश्मीर। इट इज एक्चुअली लीडर्स हु मेड ए मूवमेंट। जो भी पत्थरबाजी है उनसे मैं बात भी किया है, किसी को ये नहीं पता है कि क्यों पत्थर फेंक रहा है। उनको कहा गया कि पत्थर फेंको, हम पैसा देंगे। दे आर ऑल बेसिकली मिशनरी, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। तो इसलिए ये कुछ आदमी, एक ग्रुप की वजह, वी कॉल इट OGW, ओवरग्राउंड वर्कर्स की वजह सारे हो रहे हैं इसमें। तो इसलिए जो भी अभी कदम उठाया था, ये तो सख्त कदम होना चाहिए और भी पहले होना चाहिए था, नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन इसकी कंटिन्यू करना चाहिए, ये टेम्पो खत्म नहीं करना चाहिए। इनामुल नबी अब बोलिए, और हिंदुस्तानी बन के बोला कीजिए, पाकिस्तानी बन के नहीं। बोलिए अपनी बात। मैं आपको अपना ही प्राइम मिनिस्टर की वादे याद दिला रहा हूँ। इसमें पाकिस्तान का पन कहाँ से आया, पाकिस्तान का रोल कहाँ से आया? गलत है, वो वायदा नहीं हुआ था, आपको नहीं मालूम है। मुझे बात करने दीजिए ना। जवाहरलाल नेहरू ने कोई वायदा नहीं किया था। ये यूनाइटेड नेशंस का रिजोल्यूशन है। कितने लोग हैं हमारे? खुदा के लिए सही बोलो। कांग्रेस जी, अगर वो झूठ बोल रहे हैं उसके बाद बात तो करने दीजिए ना, आप तथ्य को करेक्ट कर दीजिएगा। बात तो करने दीजिए, मुझ पर ही सारे लोग आपकी बात पे ज्यादा यकीन करेंगे। दो राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे बैठे हैं, रोहित तस्दीक करेंगे उन्होंने सही बोला है। रोहित जी ठीक है, आप बताइए, फिर कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे जवाहरलाल नेहरू ने क्या वादा किया था। बोलिए आप, जवाहरलाल नेहरू के वादे को लेके आज तक पत्थर चलवा रहे हैं, हाँ। बोतलों में बम बना के पेट्रोल बम फिकवा रहे हैं, अगर उसी को लेके फिकवा रहे हैं तो बताइए सर। बोलिए। आप मुझे बात करने दीजिए। बोलिए, 40 सेकंड आपके पास। संबित पात्रा जी हमारे दोस्त बैठे हैं यहाँ, इनसे पूछे, ये जो आज इन्होंने ह्यू एंड क्राई किया है यहाँ पर, ये मणिशंकर जी के आने से पहले हम बताए कि मणिशंकर जी अय्यर जी का हम क्या सुनेंगे। उनके पास इतनी बरस तक हुकूमत रही है, उन्होंने तब कुछ किया नहीं, तो आज वो इख्तिदार से बाहर है, तो अपने आप को न्यूज रखने के लिए और वैल्यू बढ़ाने के लिए वो ये चीज, ये कश्मीर कार्ड खेल रहे हैं। दूसरी बात संबित पात्रा जी, मैं आपको कहूँ, जो ओपी शाह ने यहाँ पीस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें मणिशंकर अय्यर जी आए थे, उसमें बीजेपी की रिप्रेजेंटेशन भी थी। चलिए, हुर्रियत की भी रिप्रेजेंटेशन थी। कश्मीर में अलगाववादियों पर जो बड़ी कार्रवाई हुई है और उसके बाद हाहाकार मचा है, खासतौर पर पाकिस्तान समर्थित अलगाववादियों और आतंकवादियों के गुटों में। इनामुल नबी, आप देख रहे हैं, आज आपको ताली बजानी चाहिए, भारत ने रॉकेट लॉन्च किया है, आप छाती पीट रहे हैं कि हुर्रियत वालों पर कार्रवाई हो। नहीं, इसको अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं, पूछे जरा। रहते आप पाकिस्तान में तो ये कर पाते कभी? ओ जनाब, हम अप्रिशिएट करते हैं, हम चाहे आप तरक्की करें, आप यहाँ आप भी कर रहे हैं।
आप भी कर रहे हैं तरक्की। इससे जो नेटवर्क आएगा वो आप तक भी पहुंचेगा, जो 4G डेटा स्पीड आएगी वो आप तक भी आएगी। हम आपको मैच जीतने पर मुबारकबाद आपको हम कहना चाहिए जहां पर वहां आप कहते हैं, आप भी मुबारकबाद देते हैं। इनामुल नबी, आप अभी कह रहे थे मैं पाकिस्तान की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, उसके बाद आप कह रहे हैं आपको मुबारकबाद देता हूं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपको मुबारकबाद देता हूं। इसी से पता लग जाता है सर कि आप किसकी तरफ से बोल रहे हैं। ठीक है सर, आपकी श्रद्धा है, आप ठीक है सर, आप भारत के मंच का फायदा लेकर पाकिस्तान की बात रखना चाहते हैं, आपकी श्रद्धा है सर, आपकी चॉइस है। पाकिस्तानी नहीं बोलते। ठीक है सर, आप पाकिस्तानी नहीं है, आपका पासपोर्ट भारत का है, लेकिन आपका दिल किधर है सर? आपका दिल किधर है? दाहिनी तरफ। आपका दिल किधर है बताइए ना। मेरे लोगों के साथ जो मर रहे, किधर है? जो पैलेस ले रहे, आपके लोग किधर है सर? ले रहे, आपके लोग किधर है सर? उनके साथ, आपके लोग किधर है के साथ भी जिनकी, आपके लोग किधर है सर? भी जिन पर आपके लोग किधर हैं? बीजेपी इलेक्शन लड़ रही है। आपके लोग किधर हैं तो बता दीजिए। जम्मू कश्मीर में। हाँ तो फिर जम्मू कश्मीर में, तो फिर ये मत कहिए ना, आपको मुबारकबाद देता हूँ। अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर इंडिया का अभिन्न अंग है। ठीक है, कभी कहीं बाहर नहीं जा सकता। ठीक है सर, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। आपके बोलने से थोड़ी होगा वो सर, आपके बोलने से टूट नहीं जाएगा, आपके बोलने से टूट नहीं जाएगा इनामुल नबी, आपके बोलने से टूट नहीं जाएगा इनामुल नबी। आप तो बरसों से बोलते आए, टूट गया क्या? इसलिए रोहित जी अपनी स्थिति को समझिए और प्लीज अब आपका समय हो गया। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, मुबारकबाद ही देते हैं। हमारी तरह से मुबारकबाद। आपकी आवाज बंद है, आपकी मुबारकबाद के बिना छूट गया रॉकेट। प्लीज धन्यवाद, आपकी आवाज बंद है फिलहाल। आंसू मत बहाओ। संबित पात्रा, आपके पास आ रहा हूं, उसके पहले श्रीनिवासन साहब, आपको लगता है कि सरकार को, पॉलिटिकल पार्टीज को, खास तौर पे इन लोगों को कंप्लीटली पूरी तरह से अकेले अलग थलग करने की जरूरत है, जो कि नहीं हो पा रहा? पॉलिटिकल पार्टीज कवर फायर देती हैं इनके लिए। आप टेक्निकली देखेंगे तो इनके रिप्रेजेंटेशन क्या, वो क्या पूरी इसको JNK को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं है। ये बिल्कुल 5 डिस्ट्रिक्ट है जो कश्मीर वैली में है, अनंतनाग, श्रीनगर, पुलवामा, बारामूला, इसमें और भी है बड़गाम। इसके अलावा इनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। क्या यही 5 डिस्ट्रिक्ट वाला पूरा इसके लिए बात कर सकते हैं? तो रिप्रेजेंटेशन इटसेल्फ इज अ फॉल्टी। सेकेंडली, दे कॉन्स्टिट्यूट अ माइनॉरिटी अमॉन्ग द एंटायर। अब मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, 85% पॉपुलेशन को इसके बारे में, मिलिटेंसी के बारे में जानकारी नहीं है। दे डोंट वांट ऑल्सो। जब इसका आइडियालॉजी नहीं है क्यों हो? और दूसरा, ग्रीवेंस की बात, क्या ग्रीवेंस है इनके लिए? कोई ग्रीवेंस नहीं है। अब जितना भी आप देख लो, मैंने कैलकुलेशन देखा है, 60 पैसा पर रुपी ऑफ द सेंट्रल शेयर टू गो टू कश्मीर सबसे ज़्यादा है बाकी स्टेट से। तो इसके होने के बाद भी क्या ग्रीवेंस होना है इसके लिए? 2001 में JNK को 1137 रुपीस मिला है पर कैपिटा इसमें। या अदर स्टेट्स के लिए, अदर स्टेट्स के लिए मिला है 2001 में 3192, JNK के मिला है 8092। सबसे पहले इनको ज़्यादा दे रहा, फिर भी ग्रीवेंस क्या? किस बात पर आप सारे ये कर रहे हैं? तो इससे अगर कभी मैं सोचता कि क्या बात करें इनसे, जबकि आप पैसा ले रहे हैं। और दूसरा, इसका पैसा आने का रास्ता कहाँ है? जब भी आपके रिसेंटली देखा होगा पैसा जा रहा, सारे फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की वजह बंद हो गया, तभी तो बाहर आ रहे हैं सारे, क्योंकि उसको पिंच कर रहा वो सारे। संबित बोलिए। देखिए रोहित जी, मैं बार बार हर डिबेट में कश्मीर के कहता हूं, और अभी थोड़ी देर पहले किसी ने कहा कि ये जो पत्थरबाज है और उनके जो लीडर्स हैं उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। बहुत रेस्पेक्टफुली मैं इससे डिफर भी करूंगा। एक आइडियोलॉजी है। लंदन में भी आतंकवादी हमला हुआ है। पूरे विश्व में जो आतंकवादी हमला होता है उसके पीछे एक डिफॉर्म्ड आइडियोलॉजी है। वो आइडियोलॉजी है रेडिकल इस्लामाइजेशन। जाकिर मूसा के उस टेप को तमाम मीडिया चैनल्स ने भी चलाया और हमने भी अखबार के माध्यम से पढ़ा कि किस प्रकार उसने कॉल किया था कि एक कश्मीर को अलग करने के लिए, या इंडिपेंडेंट कश्मीर के लिए नहीं, मगर इस्लामाइजेशन को स्थापित करने के लिए, शरीयत को लाने के लिए और एक कलीफेट बनाने के लिए, जैसे सीरिया में है, उसलिए लड़ो। तो बहुत ही सीरियसली इससे मैं 2-3 चीजें रखना चाहूंगा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को और जमात को एक होना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई साधारण लड़ाई नहीं है। ये कोई लड़ाई नहीं है कि एक साधारण मिलिटेंट है और उसे हमें समाप्त करना है। ये एक बहुत क्रूर आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ना है। किसी जमाने में सीरिया भी आबाद था। आप देखिए, उस आइडियोलॉजी ने उस सीरिया
मीडिया का क्या हालत कर दिया। ऐसे में मैं वैमनस्य के साथ नहीं मगर बहुत विवेक के साथ कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी में अगर एक एनजीओ का लीडर बन जाता है, मणिशंकर अय्यर, वो बोलते नहीं तो एनजीओ से है, फिर चिदम्बरम को बोला जाता है ये कॉलुमिनिस्ट है, ये कांग्रेस नहीं है, कपिल सिब्बल जी ने भी सपोर्ट किया तो कहा गया ये वकील है। तो ऐसे में कांग्रेस जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी इंडिया की है, अगर वही अपने विचार को स्पष्ट नहीं कर पा रही है, हम एक ही नहीं हो पा रहे हैं, भारत की मुट्ठी नहीं बन पा रही है, मुस्तिका नहीं बन पा रही है, तो हम लड़ेंगे कैसे। और तो और दिल्ली में बहुत बड़ा एक ऐसा जर्नलिज्म का भी एक ग्रुप बैठा हुआ है जो कन्हैया कुमार के साथ जेएनयू में मिलकर इंडिया की आर्मी को रेपिस्ट आर्मी कहते हैं। ऐसे में भारत को एक होना चाहिए एंड द ओनली ऑप्शन इज राष्ट्रवादिता, नेशनलिज्म। जिस नेशनलिज्म को बहुत लंबे समय के लिए गाली बना दिया गया, उस नेशनलिज्म के रिवाइवल और उस नेशनलिज्म के साथ कश्मीर को सॉल्व करना, यह हमारा दायित्व होना चाहिए। ठीक है प्रिंसचंद मिश्रा, आप लोग साथ हैं कि नहीं इसमें? राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पर, आतंकवाद के मसलों पर, नक्सली हिंसा के मसलों पर जहां भी केंद्र सरकार चाहेगी कांग्रेस का रचनात्मक सहयोग, राजनीतिक सहयोग वो मिलेगा, हम उसके लिए वचनबद्ध हैं। लेकिन अभी हमारे भाई मित्र संबित जी कई नाम कांग्रेस के नेताओं के गिना रहे थे, तो अगर कपिल सिब्बल ने वकालत की तो आप उनका नाम ले रहे हैं। भोपाल गैस त्रैसरी का वकील कौन था जिसमें 3,500 लोग मारे गए थे? माननीय वर्तमान वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी, जरा उनका भी नाम ले लेते कि अरुण जेटली जी को आप किस कैटेगरी में रखते हैं जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं। आपके समर्थक वैदिक जी, वेद प्रताप वैदिक जाके वहाँ तक चले जाते हैं, वो इंटरव्यू लेने कराची तक चले जाते हैं, तो वो देशभक्ति है। और कोई दूसरा पत्रकार अगर श्रीनगर गया तो देशद्रोही है, अगर जेएनयू में चला गया तो देशद्रोही हो गया। ये नहीं चलेगा, ये खोखलापन बंद करिए। अगर कोई गलत है तो गलत है, अगर वो बीजेपी का है गलत कर रहा है तो उसको भी गलत बोलिए। अगर बीजेपी का से जुड़ा आदमी कोई गलत काम कर रहा है तो देशभक्ति हो गया, और कोई कांग्रेस से जुड़ा कोई आदमी ऐसा किया तो देशद्रोही हो गया। ये बंद करिए। अब लोग आपके इन चोचलों को समझ गए हैं। सच्चाई है कि अगर आपके पास कोई पॉलिसी है कश्मीर सॉल्यूशन को लेकर, अगर आपके पास कोई पॉलिसी है तो आप सामने आइए, विपक्ष का सहयोग आपको मिलेगा। लेकिन आपके पास कुछ है ही नहीं। आप तो उस पार्टी के साथ सरकार बनाए जो चुनाव के परिणाम के बाद पाकिस्तान को थैंक्स किया कि जो कश्मीर में पीसफुल इलेक्शन हुआ है उसके लिए हम पाकिस्तान को थैंक्स करते हैं। क्या वो 77% पोलिंग होता था, आज का 1-2% पर पोलिंग हो गया कश्मीर में। क्या स्थिति होगी? तो आपने एक मानचित्र जारी किया जिसमें इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर लिख दिया। मैं चाहता था कि आप ये प्रश्न जारी किया था, ये आपका अपना वेबसाइट में मार्च 2014 को लिखा है आपने। सुनिए सर, सुनिए ना, सुनिए ना, मार्च 2014 में एक सेकंड सुनिएगा, गुलाम नबी आजाद ने। संबित पात्रा जी रुक जाइए, आपने अपना पॉइंट रखा, सुनिए रखा। अब एक बार डॉक्टर पॉइंट सुन लीजिए। रोहित जी वापस आ रहा हूं, मिश्रा जी वापस आ रहा हूं। नो रोहित जी थोड़ा सा रोहित जी, नहीं इसको खत्म करता हूं ना, इसको खत्म करवा दीजिए प्लीज। 10 सेकंड लीजिए, 10 सेकंड लीजिए, 10 सेकंड लीजिए, 10 सेकंड देके इसको खत्म करिए ना। इन्होंने कश्मीर का जो मैप के बारे में बात किया है, 2014 में इनका अपना जो वेबसाइट है, मार्च 2014 में, उसमें देख लीजिए कहाँ इन्होंने लिखा सेम एग्जैक्ट। और उसी साल सितंबर में जब मोदी जी महान देशभक्त वहीं इनकी वेबसाइट से उठाते हैं आप लोग, तब इनकी गुजरात की सरकार ने किया, वेबसाइट से उठाते हैं आप लोग। गुजरात की सरकार ने जब चाइना से एमयू साइन किया तो आप लोग गड्ढे में गिरेंगे क्या? को विवादित मांगा और इसे मिश्रा जी ये लोग गड्ढे में गिरेंगे, आप लोग गड्ढे में गिर जाएंगे क्या? माना गुजरात की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, क्या बात करते हैं? ये तो 125 साल पार्टी का इतिहास है आपकी सर, आप इनकी वेबसाइट से कॉपी करते हैं क्या चीजें आज भी? ये स्थिति आपकी पार्टी की आज नहीं, मैं बता रहा हूं। तो फिर वो जस्टिफिकेशन क्यों दे रहे हैं कि इन्होंने लिखा था इसलिए हमने लिख दिया? देशभक्त बनिए, दूसरे पर उंगली उठाने से पहले। कौन सा जस्टिफिकेशन है कि इन्होंने लिखा था तो हमने भी लिख दिया? ये आपके कहने पर हम नहीं कहेंगे, ये हम बचपन से कहते आ रहे हैं, ये हमारे डीएनए में है। क्या कहते आ रहे हैं? भारत का अभिन्न अंग है, उसके लिए हमने कुर्बानियां दी हैं। फिर आप इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर क्योंकि बीजेपी वालों ने लिखा था सर, दोनों की आपकी सोच को साफ दिखाता है। ठीक है सर, आपके डीएनए में रहेगा, इट वाज अ मिस्टेक, वो एरर था, और वो एरर था जिसके लिए हमने माफी भी मांगी है। हम बीजेपी वाले नहीं हैं कि गलती करके माफी नहीं मांगे। हमारा वो मिस्टेक था और हमने माफी मांगी। ठीक है मिश्रा जी, बीजेपी आज तक माफी मांगी है 2014 मार्च के बारे में, 2000 सितंबर। मिश्रा जी आप अलगाववादी नहीं है, आपकी आवाज बंद करते हुए अच्छा नहीं लगेगा, समझिए माफी मांगी नहीं सकते। प्लीज सर। अजय चुंगरू जी,
बिना पॉलिटिकल पार्टीज के एक राय हुए, बिना पॉलिटिकल पार्टीज के ऐसे एक साथ हुए जैसे हुर्रियत के नेता, अलगाववादी नेता सारे एक साथ हो रहे हैं, क्या कश्मीर में हालात सुधरने संभव हैं? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज का कॉन्सेंसस, नेशनल कॉन्सेंसस तो बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन एक बात को हमको मानना पड़ेगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज में एक एंटी नेशनल कॉन्सेंसस है, उसको हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि कश्मीर में जो जिस तरीके के कंप्रोमाइजेस कांग्रेस ने किए, बीजेपी ने भी किसी किसी क्षेत्र में वैसे ही कंप्रोमाइजेस किए। जिस तरीके की गड़बड़ कांग्रेस ने बहुत समय से की, उसका उन्होंने बीज बो दिया, बीजेपी ने भी उस प्रक्रिया को आगे चलाया। और ये प्रक्रिया मूलतः में कश्मीर को एक मुस्लिम सांप्रदायिक एक विशेष स्थान के रूप में जिन्होंने इसको प्रोत्साहित किया, और वहां पे आधे अलगाववाद के आधार पे जहां पे उन्होंने गवर्नेंस की, ये कॉन्सेंसस है, ये कश्मीर को खत्म कर रहा है। हाफ सेपरेटिज्म के आधार पे वहां पे रूल करना, शेख अब्दुल्ला से लेके महबूबा मुफ्ती तक, जब तक ना इस बेसिक बात को चेंज किया जाएगा तब तक वहां पे अलगाववाद खत्म नहीं होगा, वहां पे आप राष्ट्रवाद का निर्माण नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान का एक रोल है, वहां पे जो एक आर्थिक ढांचा है, उस ढांचे को जिस तरह से अब अनाए वहां पे उस अलगाववाद के आर्थिक ढांचे को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, वो है। और आधे अलगाववाद के आधार पे वहां पे जो राजनीति की जा रही है, इस आधे अलगाववाद की राजनीति को खत्म करना है। अभी भी ये एक कॉन्सेंसस है, रूलिंग कश्मीर बाय हाफ सेपरेटिज्म। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो ये कॉन्सेंसस है, इस कॉन्सेंसस को अभी तक किसी ने चैलेंज नहीं किया है। ये कॉन्सेंसस एंटी नेशनल कॉन्सेंसस है। इसलिए ये समय आ गया है कांग्रेस को भी और भाजपा को भी ये समझने का कि जम्मू कश्मीर को भारत की टेरिटरी पे एक पाकिस्तान के रूप में उन्होंने पोषित करने का प्रयत्न किया है। अब इस व्यवस्था से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए और जम्मू कश्मीर को सही मानों में भारत के अंग के रूप में मानिए, और यहाँ के राष्ट्रवादी शक्तियों को आप प्रोत्साहन कीजिए, उनको आगे लाइए। ठीक है, यहाँ पे एक माइनॉरिटी एक अलगाववाद के रूप में सामने आके एक हेजेमनी को उन्होंने एस्टैब्लिश किया। ठीक है सर, उस माइनॉरिटी को आप मार्जिनलाइज कीजिए। ठीक है, और यहाँ के राष्ट्रवादी तत्वों को आप सामने लाइए। ठीक है सर, इससे पहले हम चर्चा खत्म करें, हालांकि समय से ओवर है, लेकिन चलते चलते प्रेमचंद मिश्रा एक चीज जरूर पूछ रहा हूं, आप इनामुल नबी की बात से सहमत हैं जो वो कह रहे हैं जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वादा किया था जनमत संग्रह का? नहीं, इनको कोई जानकारी नहीं है और ऐसे लोगों के बातों पर रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। सच्चाई ये है, कश्मीर में जब तक हमारा शासन रहा, कश्मीर की स्थिति बेहतर थी। आज स्थिति खराब हुई है, ये एक सच्चाई है। इस सच्चाई को वर्तमान शासक को समझना चाहिए कि कश्मीर की पॉलिसी क्या है। हमारे शासन में पीसफुल था, हमने कश्मीर में शांति बहाल करने की कोशिश में सफलता पाई थी और उसी का नतीजा था कि 70% तक वोट हुआ। अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में 70% तक वोट होता है, इसका मतलब वो हमारी एक सफलता थी। हमने कश्मीर में लोगों को डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जोड़ा, अमन शांति कायम की। लेकिन वाजपेयी जवाहरलाल नेहरू की बात पे हम कांग्रेस को अथॉरिटी मानेंगे, अलगाववादियों के समर्थकों या उनके प्रवक्ताओं को अथॉरिटी नहीं मानेंगे। दूसरी बात यह, समय खत्म हो गया चर्चा का, हम समय से ओवर जा चुके हैं। ये बताते हुए खत्म कर रहे हैं कि आज देश के लिए अच्छी खबर है, GSLV Mark 3 की लॉन्चिंग। वेरी गुड। एक बार चलते चलते फिर से इसकी तस्वीर आपको दिखा देते हैं, बड़ी तस्वीर जिसे देखकर आपको भी अच्छा लगेगा, आपके दिल को खुशी मिलेगी कि भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान की दिशा में एक और बड़ी कामयाबी आज हासिल कर ली है। दुनिया में भारत का कद आज और ऊंचा हो गया है। आप सब लोगों को आज इस पर ताली बजानी चाहिए, इस पर खुशी मनानी चाहिए कि अंतरिक्ष विज्ञान की दिशा में दुनिया में भारत ने आज एक पायदान और आगे बढ़ा दिया है। फिलहाल इतना ही।